नमस्कार दोस्तों। अगले 3 दिनों में अगर मोदी सरकार अपने मंसूबों में कामयाब हो गई तो देश का चुनावी खेल एकदम पलट जाएगा। 2029 में होने वाले चुनाव के बाद देश का चुनावी नक्शा बदल जाएगा। वजह यह है कि कल से शुरू हो रहे संसद के 3 दिवसीय सत्र में मोदी सरकार ऐसा बिल लाने जा रही है जिसके पास होने के बाद परिसीमन के नाम पर लोकसभा की सीटों का नए सिरे से बंटवारा हो जाएगा। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़कर 850 हो जाएगी। विधानसभा की सीटें भी बढ़ जाएगी। सरकार की दलील है कि ये सब महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% रिजर्वेशन देने के लिए किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी की आड़ में मोदी सरकार वो बिसात बिछा रही है जो हमेशा के लिए बीजेपी की जीत का रास्ता बना सकती है और उसके लिए फायदेमंद हो सकती है। हिंदी पट्टी के राज्यों में सीटें ज्यादा बढ़ जाएगी, जैसे यूपी, बिहार, एमपी, लेकिन उसकी तुलना में साउथ के राज्यों में सीटें कम बढ़ेगी। जिन राज्यों में बीजेपी की पकड़ मजबूत है वहां सीटें बढ़ने का सीधा फायदा बीजेपी को होगा और जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां सीटें कम बढ़ने का उन्हें नुकसान होगा। मोदी सरकार की तरफ से पेश होने वाला संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा इतना भड़का है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने मोर्चा खोल लिया है। आज दिल्ली में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई है जिसमें विपक्ष के सारे नेताओं ने हिस्सा लिया है। विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है, मैं चाहता हूं संक्षिप्त में कुछ मुख्यमंत्रियों का बयान आपको सुनाऊं। उसके बाद खास मेहमान हमारे साथ हैं योगेंद्र यादव, जिनसे कई बार हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे भी अलग अलग चैनलों के जरिए उनसे आप समझ सकते हैं राजनीति के मामले में और ऐसे मामलों में मास्टर हैं, इसलिए बारीकी से वो समझाएंगे कि सरकार की मंशा क्या है। लेकिन जरा पहले सुनते हैं कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री को क्या अंदेशा है। जैसे ममता बनर्जी ने कहा, डिलिमिटेशन बीजेपी का औजार है, हमें आशंका है कि राज्य को 3 हिस्सों में बांटने की साजिश है, हम इसे किसी भी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे, हर मंच से विरोध करेंगे। एम के स्टालिन ने कहा, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, डिलिमिटेशन केवल पॉपुलेशन के आधार पर किया गया तो साउथ इंडिया को सजा मिलेगी, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल किया उनकी आवाज संसद में कम हो जाएगी, हम पूरी ताकत से विरोध करेंगे। साफ साफ स्टालिन ने कहा है, सड़क से लेकर कहीं भी जहां भी मुमकिन होगा विरोध करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने भी इसी तरह से कहा है कि डिलिमिटेशन एक खतरनाक कदम है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्यों के साथ अन्याय होगा, साउथ इंडिया की आवाज कमजोर होगी। रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है डिलिमिटेशन का मुद्दा साउथ इंडिया के साथ नाइंसाफी होगी, पॉपुलेशन के आधार पर सीटें तय करना सही नहीं है। और इसके अलावा अगर देखें तो अखिलेश यादव से लेकर सोनिया गांधी तक में, सोनिया गांधी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा है किसी भी परिसीमन के पहले जनगणना होना जरूरी है, लोकसभा की सीटों में इजाफा केवल अंक गणितीय नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से न्याय संगत होना चाहिए और इसकी वजह से छोटे राज्यों को और फैमिली प्लानिंग में आगे रहे राज्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अखिलेश यादव ने कहा। तो क्या है पूरा मामला और सरकार क्यों जल्दबाजी में, जब चुनाव सिर पर हैं, बंगाल से लेकर तमिलनाडु और केरला में चुनाव हो रहे हैं, उसके ठीक पहले महिला आरक्षण के नाम पर नारी वंदन अधिनियम की आड़ में मोदी सरकार की मंशा क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। सुनने में लगेगा ये तो बड़ा अच्छा है, इतनी बड़ी बड़ी सीटें हैं, लोकसभा की 10 लाख, 15 लाख, 17 लाख आबादी वाली सीटें, तो ठीक है 543 से 850 हो जाएगी, अच्छा होगा। लेकिन क्या इतना आसान है? तो योगेंद्र यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और एक छात्र के तौर पर मुझे भी मान लीजिए और दर्शकों को भी, और ये समझाइए कि सरकार अगर 3 दिन का ये विशेष सत्र बुलाकर ये अगर विधेयक ला रही है, संविधान संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक पास करना चाह रही है, तो सरकार की मंशा पर क्यों संदेह है, जबकि किरण रिजिजू कह रहे हैं कि कहीं भी किसी भी राज्य को इससे सीटों के अनुपात में नुकसान नहीं होगा, जरा समझाइए। शुक्रिया अजीत भाई। इसको समझना एक मृग मरीचिका को समझना है। मृग मरीचिका जो दूर से कुछ और दिखती है, नजदीक जाके पता लगता है वो तो है ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से इस देश को क्या बताया जा रहा है कि नारी के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई बहुत क्रांतिकारी चीज होने वाली है। मुझ जैसे लोग कह रहे हैं कि देखना कुछ और ही खेल निकलेगा, ये तो आगे ढाल है, ढाल के पीछे क्या निकलेगा जरा ध्यान से देखना, जब ये पर्दा हटेगा तो क्या निकलेगा। और यही हुआ, निकला कुछ और। ये महिलाओं को यदि आरक्षण देना था तो बड़ा साधारण सा तरीका था। हम इस देश में क्या होता है कि हर चीज को 10 बार घोषणा की जाती है। हकीकत ये है
कि 2023 में इस देश की संसद एक सर्वसम्मति से कानून पास करके, संविधान संशोधन पास करके ये बता चुकी है कि हाँ, महिलाओं को 1/3 सीट मिलनी चाहिए। इस पे सहमति हो चुकी है, संविधान में लिखा जा चुका। तो लागू क्यों नहीं हुआ? लागू इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बीजेपी सरकार ने उस वक्त एक पच्चर लगाया था, और वो क्या था कि संविधान संशोधन के वक्त लिख दिया गया था कि महिलाओं को 1/3 सीटें मिलेंगी, लेकिन अगले परिसीमन और अगले सेंसस के बाद। उस वक्त विपक्ष ने कहा था कि इसकी क्या जरूरत है फच्चर लगाने की, कि सेंसस से क्या पता लगेगा? क्या आप ये देखेंगे कि इस देश में 1/3 महिलाएं हैं कि नहीं है? अरे भाई है, सारी दुनिया जानती है, क्या सेंसस की जरूरत है इसमें? या आप परिसीमन की, आपको इसके लिए क्या जरूरत है? तो उस वक्त भी विपक्ष ने कहा था कि जो 543 सीट है उसमें आप 1/3 सीट महिलाओं को दे दीजिए। नहीं किया। अब आज देखिए, आज वही प्रधानमंत्री कहते हैं अब महिलाओं का हिस्सा और देर नहीं किया जा सकता। हुजूर, देर तो आपने की है। ये जो 2023 से आज तक हुआ और 2024 के चुनाव में महिलाओं को अपना हिस्सा नहीं मिला, उसके लिए केवल एक ही व्यक्ति दोषी है, वो है माननीय प्रधानमंत्री, जिन्होंने उस वक्त उसके अंदर अड़चन लगाई थी। चलिए कोई बात नहीं, आज आप अड़चन हटाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, आप इसको कर दीजिए। और इसके करने के लिए क्या करना है? आपको केवल एक पंक्ति का संशोधन करना है, जो 2023 में आपने कहा था कि महिलाओं का 1/3 हिस्सा तब मिलेगा जबकि नया परिसीमन और नया सेंसस आ जाएगा। बस इस बात को हटा दीजिए, यानी कि संविधान के आर्टिकल 334 के अंदर ये जो छोटा सा क्लॉज आपने डाला था, आप एक लाइन का संविधान संशोधन कर दीजिए कि उस क्लॉज को संविधान से हटाया जाता है। बस 2029 में जो आज की लोकसभा है 543 की, उसमें हर तीसरी सीट महिलाओं के लिए हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा। लेकिन वो खेल नहीं है। खेल है कि महिलाओं के आरक्षण को एक आड़ बना के एक दूसरा काम करना है। वो दूसरा काम क्या है? वो है देश की संसद का नए तरीके से गठन। परिसीमन। परिसीमन क्या होता है? परिसीमन सिंपली डिलिमिटेशन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, ये दुनिया के सब देश में होता है। और उसका बेसिक इरादा ये होता है कि भाई हर 10, 15, 20 साल बाद आबादी बदल जाती है, कहीं पे आबादी ज्यादा बढ़ती है, कहीं कम बढ़ती है, तो उसके हिसाब से आपको सीटों को नए सिरे से गठित करना पड़ता है। जैसे गुड़गांव आज से 25 साल पहले एक छोटा सा शहर, आज वो गुड़गांव दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। तो जाहिर है आप गुड़गांव की तब की आबादी थी, उसके आधार पर तो नहीं कर सकते, आपको करना पड़ेगा। आज से 25-30 साल पहले तो नोएडा नामक चीज ही नहीं थी, अब नोएडा आ गया है, तो अब आपको उसके लिए करना है। इसके लिए हर संविधान में नियम होता है कि कुछ खास समय के बाद आप सीटों की बाउंड्री नए सिरे से बनाएंगे, ताकि मोटे तौर पे उतनी ही आबादी के लोग हर सीट के अंदर रहें। और ये बात हमारे संविधान में लिखी हुई थी कि हर 10 साल बाद आप सेंसस का डेटा देखिए, उसके बाद आप नए सिरे से परिसीमन कीजिए, बाउंड्री भी नहीं बनाइए, और जिस राज्य के हिस्से में एक सीट ज्यादा एक सीट कम हो जाए उसका उसके हिसाब से एडजस्टमेंट आप कर दीजिए। लेकिन ये सारा चीज 1975 में रोक दिया गया। उस वक्त कारण दिया गया था आबादी का, वैसे मैं उससे सहमत नहीं हूं, एक अलग बहस है। लेकिन 1975 में सरकार ने कहा कि भाई देखिए, हम देश में आबादी रोकना जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं, इसलिए जिन राज्यों की जनसंख्या कम हो रही है उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, उनको जितनी सीटें हैं उनकी उतनी सीटें बरकरार रखी जाए। तो सरकार ने कहा कि ये जो परिसीमन की एक्सरसाइज है, इस पर ढक्कन लगा दो, इसको बंद कर दो, 25 साल के लिए इसको बंद कर दो, जैसी सीटें हैं जस की तस रखी जाएंगी। ये समझौता हो गया। मामला आया फिर 2001 में, जब 25 साल पूरे हो गए। उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, और वो आसानी से कह सकते थे कि भाई ठीक है, अब बंधन खत्म, अब दोबारा से कीजिए, और उससे अटल बिहारी वाजपेयी को फायदा होता, क्योंकि ऐसा तब करने से उत्तर प्रदेश की सीट बढ़ती, बीजेपी की सीटें बढ़ती। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने दल का हित देखने की बजाय देश का हित देखा, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एक कुनबा चलाना है। एक बड़ा कुनबा था, उनके पास ये भी एक लिमिटेशन थी कि उनके कुनबे के अंदर कई उनके कोलिशन पार्टनर भी थे दूसरे राज्यों से। पर खैर, जैसा भी एक समझदार कुनबे का एक मुखिया, परिवार का मुखिया करता है, उन्होंने कहा सबको साथ लेके चलना है, इस मामले को बंद ही रखो, अभी ढक्कन 25 साल के लिए और बंद कर।
तो उन्होंने 25 साल के लिए और बंद कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आज हमारे देश में किस राज्य को कितनी सीटें मिली, ये 1971 की पॉपुलेशन के आधार पे है। इस बीच बहुत बदलाव हुए हैं। अब सवाल 50 साल के बाद ये खड़ा होता है कि अब आप क्या, जब ये सीमा समाप्त हो रही है, अब क्या करना चाहिए। अब इसका दो तरीके हैं। एक तो ये कि ठीक है, आप कहिए कि जो आज की आबादी है उसके आधार पे हम कर देते हैं, मगर उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि देश में जो एक विचित्र सा असंतुलन ऑलरेडी बना हुआ है वो और गहरा जाएगा। हमारे देश में 3 दरार ऑलरेडी है अजीत भाई। एक उत्तर दक्षिण की भौगोलिक दरार है, दूसरा इससे जुड़ी हुई भाषाई दरार है, हिंदी भाषी बनाम गैर हिंदी भाषी। तीसरी, पिछले 20-25 साल में एक आर्थिक दरार और पैदा हो गई है। अगर आप अहमदाबाद और हैदराबाद के बीच में एक लाइन खींच दें तो इस लाइन के उस तरफ वाला जो भारत है वो एक गरीब देश है, और इस लाइन के इस तरफ वाला जो भारत है वो एक अमीर तो नहीं, कम से कम दुनिया के मझौले देशों में से एक। 3 दरारें इस देश में ऑलरेडी। और अगर आज सीटों का आवंटन आबादी के हिसाब से कर दिया गया तो एक चौथी दरार और आ जाएगी। सारा खेल इसी का है। अगर आबादी के हिसाब से कर दिया जाए, जो आज की आबादी है, तो दक्षिण के जितने भी, सिर्फ दक्षिण के राज्य नहीं, दक्षिण और पूर्व के जितने भी राज्य हैं, लगभग मोटे तौर पे कहिए जितने भी गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, गुजरात और महाराष्ट्र को छोड़ के, वो एक मायने में हिंदी राज्य के एक्सटेंशन हो गए, लेकिन जितने भी सब राज्य हैं उन सब की संख्या लोकसभा में घट जाएगी और बाकी की संख्या बढ़ जाएगी। इससे बीजेपी को तात्कालिक फायदा होगा। अब सवाल यही है कि क्या बीजेपी अपना 2029 का तात्कालिक फायदा देखे या कि दीर्घकालिक फायदा देखे देश का, इसी का अंतर है। तो अब बिल्कुल स्पेसिफिक पे मैं आता हूं। ये जो अभी जो हो रहा है, तो सरकार ने जो प्रस्ताव किया है वो ये कि हम लोकसभा की संख्या 543 से 800 कर देंगे, 850 कर देंगे। इसमें कोई बड़ी ऐतराज की बात मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि वैसे भी लोकसभा का साइज बहुत बड़ा हो गया है। उसको थोड़ा छोटा कर देने से फायदा ही देश का होगा। लोग कहते हैं 800 लोग कहां बैठेंगे, मैंने कहा कुर्सी कुर्सी के मामले इसमें मत पड़िए। कहते हैं 800 लोग चर्चा कैसे करेंगे, मैं कहता हूं 500 लोग कौन सा चर्चा कर रहे थे, 800 हो जाएंगे तो कौन सी चर्चा हो जाएगी। ये तो केवल गिनती का खेल है लोकसभा में। असली मामला ये है कि अगर आप 543 से 850 कर रहे हैं तो हर राज्य का अनुपात, हर राज्य का की सीटें क्या उसी अनुपात में बढ़ेंगी जैसी आज है, या कि जनसंख्या के हिसाब से अनुपात में बदलाव किया जाएगा। सरकार पिछले 3 हफ्ते से कह रही है चिंता मत करो, अगर 550 का हम 850 कर रहे हैं, हर एक 1.5 गुना हो जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो? आपके केरला में 20 सीट है, आपकी 30 हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश की 80 है तो 120 हो जाएंगी, सबकी 1.5 गुना हो जाएंगी। इसमें किसी का क्या जाएगा? पर ये बात सही लगती है, देखने में बात सही लगती है, मुझे इससे कोई बहुत लंबा चौड़ा ऐतराज नहीं। लेकिन कल जो सरकार ने बिल पेश किया है वो दरअसल ये कतई नहीं कहता। ये एक और धोखा। तो पहला धोखा ये है कि औरतों का नाम लेके आपने खेल कुछ और कर दिया, डिलिमिटेशन का। दूसरा, डिलिमिटेशन पे आपने लोगों को भरोसा तो दिया पिछले 3 हफ्ते से, हर राज्य के दक्षिण वालों को आपने एश्योरेंस दिया, चिंता मत करो, अगर हमारी 1.5 गुना बढ़ेंगी तो तुम्हारी भी 1.5 गुना बढ़ेंगी। लेकिन जो कानून लेकर आए उसमें ऐसा कतई नहीं होगा। वो कानून बिल्कुल साफ कहता है, मेरे साथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की एक कॉपी है, आपने भी देखी होगी, और मेरे पास डिलिमिटेशन बिल जो एक कानून है सरकार लेके आई है, दोनों की प्रति मेरे पास है, दोनों आपके पास भी। इन दोनों में सरकार का जो प्रस्ताव है वो बिल्कुल सीधे सीधे ये है कि आप 71 का जो बोतल पे ढक्कन लगाया था उसको भूल जाइए, 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो किया था उसको भूल जाइए। अब जो संविधान में मूल रूप से लिखा हुआ था वो चीज होगी। जो भी सेंसस का आंकड़ा उपलब्ध है उस आधार पे हम सीटों का आवंटन करेंगे, और इस वक्त लेटेस्ट आंकड़ा हमारे पास 2011 का है, इसलिए हम 2011 के आधार पे करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखा। इसका परिणाम क्या होगा?
अब हम आपको टेबल दिखा सकते हैं, जो आपको टेबल दिखाते हैं। मैंने टेबल इसकी दिखाइए गिनती स्क्रीन। की है कि भाई इसका परिणाम क्या होगा, किन राज्यों की सीटें बढ़ेंगी, किन की घटेंगी। ये मेरी हाँ। बेकार सी टेबल है और आपकी सुंदर सी टेबल है। इस सुंदर सी अभी अभी टेबल को हम जैसे देखते स्क्रीन पर बढ़ने वाली सीटें हैं, आप देखिए। हैं जी। अब देखिए किन राज्यों की सीट बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश की आज 80 है, अगर अनुपात में बढ़नी होती तो 120 हो जाती, उस पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन 120 नहीं, उत्तर प्रदेश 138 पे जता। 18 सीट का एडिशनल नफा। बिहार की 40 से 60 होती, सामान्य था, पर बिहार 72 पे जा रहा है। राजस्थान 25 से 37 पे चला जाता, ठीक था, 47 पे जा रहा है। एमपी 29 से 45 पे चला जाता, ठीक था, लेकिन 50 जा रहा है। दिल्ली तो खैर एक विशिष्ट स्थिति है ही। महाराष्ट्र 48 से 72 तक जाता तो ठीक था, वो 78 जा रहा है। यानी कि इन सब राज्यों की सीटें सिर्फ बढ़ नहीं रही, अनुपात से अधिक बढ़ रही। लोकसभा में इनका जितना वजन पहले था, उससे इनका ज्यादा वजन बढ़ जाएगा। संख्या तो सबकी बढ़ेगी, लॉलीपॉप तो हर एक के मुंह में रहेगा कि हाँ मेरी चीजें बढ़ गई हैं, लेकिन वजन किसका बढ़ रहा है ये आप देखिए। और अब देखिए किन्हें नुकसान होगा, हाँ। किनकी सीटें घटेंगी अनुपात में। केरल घटेंगी वाला ग्राफ कहने को आप कहेंगे कि 20 से 23 हो गई, तालियां बजाइए। अरे ना भाई, 20 से 30 अगर होती, 31 होनी चाहिए थी, क्योंकि दरअसल एग्जैक्टली 50% नहीं बढ़ा अजीत भाई, 56% के करीब बढ़ा है। क्योंकि आप जब आज के 543 को जब आप 850 करते हैं तो 56% हो जाता है। तो केरला को 20 की बजाय 31 मिलनी चाहिए थी, मिल रही है 23। तो कहने को 3 का फायदा है, लेकिन वास्तव में 8 का घाटा है उसे। तमिलनाडु देख तुलनात्मक लीजिए, तौर पर अगर यूपी बिहार से तुलना करते जी हैं तो। हाँ। जी, यूपी बिहार की तुलना में तो बहुत ही नीचे जा रहा है, लेकिन जो संसद की कुल सीटें बढ़ रही हैं उसी अनुपात में अगर इनकी बढ़ती, उसकी तुलना में ये गिर रहे हैं। तेलंगाना 17 है, होनी चाहिए थी तेलंगाना की 27, लेकिन हो रही है 24, मतलब 3 का घाटा है। देखने को 7 का फायदा लग रहा है, लेकिन वास्तव में 3 का घाटा है। फिर देखिए आप उड़ीसा देख रहे हैं, तो केवल दक्षिण भारत की बात ना करें, उड़ीसा देखिए। उड़ीसा की होनी चाहिए थी 21 से बढ़ के 33, लेकिन होंगी 29, मतलब उड़ीसा को 4 सीट का नुकसान हो रहा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश को नुकसान है, आंध्र प्रदेश को मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 5 सीट का नुकसान है। कर्नाटका को मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 2 सीट का नुकसान है। पश्चिम बंगाल किसी वजह से हमारे यहां पे नहीं है, लेकिन याद रखिए पश्चिम बंगाल को भी नुकसान है। पश्चिम बंगाल का 62 से बढ़ के होना चाहिए था 66, 42 से बढ़ के 66 होना चाहिए था, लेकिन हो रहा है 63, तो उनको भी 3 सीट का नुकसान है। और तमिलनाडु जो अंत में लिखा हुआ है, सबसे भारी नुकसान तमिलनाडु को हो रहा है। तमिलनाडु को 39 से बढ़ के 61 होना चाहिए था सीटें उनकी, उनकी हो रही है केवल 50। तो 11 सीट का जो नफा दिख रहा है, दरअसल 11 का नुकसान भी उन्हें हो रहा है। अब आप टेबल को भूल जाइए, केवल देखिए टेबल कि पे आते हैं तुलनात्मक जो जी, का है। हाँ। अब ये तुलनात्मक आप देखिए, जो राज्यों का नहीं, अब हम क्षेत्रों का देख रहे हैं। किस क्षेत्र का वजन कितना बढ़ रहा है और घट रहा है। ये देखिए जो हिंदी बेल्ट है, इसका जो वजन है वो मैं पूरा पढ़ नहीं पा रहा हूं, मगर मोटे हिंदी तौर बेल्ट पे में जो हो सीधा रहा है, फर्क ये है कि 543 में अगर उनका 38% है, तो 850 में 43% हो रहा है, मतलब लगभग 5% उनका बढ़ रहा है। अगर उसको ठीक वजन मैं बढ़ साउथ रहा पे, है, असली वही है। साउथ में अगर आ जाता हूं, तो अभी 543 में अगर उनका वेटेज मान लीजिए 24.3 है, तो 850 में 20.7 है, मतलब लगभग 3% बढ़ रहा है। तो ये गैप जी है, मतलब हिंदी बेल्ट और एग्जैक्टली साउथ में ये। हाँ। जी, तो नाम के वास्ते सीटें सबकी बढ़ रही हैं, लॉलीपॉप हर एक के हाथ में है, लेकिन वास्तव में कुछ इलाकों का वजन घट रहा है, कुछ का बढ़ रहा है। अब मैं इसे केवल उत्तर अच्छा, और मैं दक्षिण की दर्शकों तरह को नहीं खाली देखता। ऐड कर दूं, दर्शकों को ऐड कर दूं, क्योंकि बड़ा टेक्निकल मामला है, मुझे भी बहुत समझना पड़ा और समझने की कोशिश कर रहा हूं। वजन बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको इस तरह से देखिए कि सांसदों की नुमाइंदगी कम हो रही है, और जब सांसदों की नुमाइंदगी कम हो रही है, तो केंद्र में सत्ता बनने में उनकी हिस्सेदारी से कम हो रही है। ये उससे निकला हुआ बड़ा सवाल है
कि अभी 80 सांसद अगर जी। यूपी में है, 40 बिहार में, दोनों मिलके 120 होते हैं। लेकिन अगर यहाँ 140 यूपी में हो जाए, बिहार में मिलके दोनों मिला के 200 पार, 225 सीटें अगर हो जाती है 200 पार, और उस तुलना में अगर दक्षिण भारत में नहीं बढ़ता है, तो यहाँ की नुमाइंदगी संसद में उसकी, जिसकी ज्यादा सीटें होगी उसकी होगी। मेरे ख्याल से मोटे तौर पर इसको ऐसे समझे। जी योगेंद्र। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। तो संख्या की दृष्टि से तो हर कोई बढ़ रहा है, लेकिन प्रतिशत, वजन, अनुपात में वो सारे इलाके घट रहे हैं जहां बीजेपी को संकट। अब आप दक्षिण उत्तर सब भूल जाइए, सिर्फ देखिए देखिए कितना खूबसूरत नक्शा बनता है। जिस जिस राज्य में बीजेपी थोड़ा कठिनाई की स्थिति में है, कभी कभी जीत भी जाती है, वहां सबका आकार घट जाएगा। और जहां जहां बीजेपी अपेक्षाकृत महसूस करती है भाई यहां तो अच्छे से जीतेंगे, यहां तो सीटें लेके आए, उन सबका आकार बढ़ रहा है। अब ये षड्यंत्र नहीं है, लेकिन परिणाम इसका बिल्कुल षड्यंत्र जैसा है। कि देखिए किसी ने बैठ के बीजेपी हेडक्वार्टर में अगर सोचा हो कि यार कुछ ऐसा जादू हो जाए कि ये तमिलनाडु केरला से सीटें हमें आती नहीं है, इनका ना कुछ, इनकी सीटें ही कम हो जाए, तो देखिए एकदम हो गया है जादू। किन किन का कम हो रहा है, अब आप गिनते जाइए, एक सिरे से आप देखना शुरू कर दीजिए। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, बंगाल और फिर पंजाब। ये सारे कौन से राज्य? अब इनमें से कुछ राज्यों में बीजेपी कभी कभार जीत भी जाती है, लेकिन कुल मिला के यहां बीजेपी एश्योर्ड नहीं है। ये थोड़े से डगमगाए हुए बीजेपी के लिए या तो कमजोर है या अनिश्चित इलाके। और कहां किनकी सीटें बढ़ रही हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, ये कौन से इलाके हैं जहां बीजेपी अच्छा कर रही है? तो इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब कुछ एक षड्यंत्र के तहत ऐसा किया गया, क्योंकि आखिर इसका आधार तो पॉपुलेशन है ना भाई, ये कोई उतना नहीं है। लेकिन इसका जो एक लालच बीजेपी के मन में आया कि यार अगर इस संविधान में ऐसा अमेंडमेंट कर दें तो हमारी सीटें अपने आप बढ़ जाएंगी, यानी कि जिस इलाकों में हमारा वोट ज्यादा है वहां की सीटों की संख्या ही बढ़ जाएगी। तो ये तो बीमा पॉलिसी हो गई ना। इस सब में बीजेपी एक चीज को नहीं सोच रही है, और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से, बीजेपी के नेताओं से और बीजेपी के सपोर्टर्स से सबसे मैं अपील करना चाहता हूं कि देखिए, एक कुनबे को, परिवार को आप सब लोग चलाते होंगे। परिवार को साथ रखना आसान काम नहीं, किसी भी जगह पे छोटे से परिवार को भी साथ रखना आसान नहीं है। आपको हरेक को साथ लेके चलना है। 2029 का चुनाव आप जीतना चाहते हैं, अच्छी बात है भाई, दुनिया में कौन अगला चुनाव नहीं जीतना चाहता। लेकिन चुनाव जीतने के लिए कुछ ऐसा मत कर दीजिए कि ये भारत रूपी कुनबे में एक फूट पड़ जाए। अब मैं कहना चाहता हूं, देखिए वो जो आपने बयान शुरू में बताए, स्टालिन किस भाषा में बोल रहे हैं, वो भाषा सुन के मुझे पीड़ा होती है। लेकिन मैं ये भी देखना चाहता हूं कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा बोलने पे मजबूर क्यों हो रहा है। वो अंतिम चेतावनी दे रहा है केंद्र सरकार को कि नहीं तो 50-60 के दशक में सड़कों पे जो हुआ वो होगा। मुझे सुन के अच्छा नहीं लगता है बात, लेकिन पूछना तो चाहिए ना कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि ऐसी भाषा बोल रही है। ममता बनर्जी जो भाषा बोल रही है, बाकी सब लोग जो बोल रहे हैं, और ये सिर्फ नेताओं की भाषा नहीं है। आप अपने किसी दक्षिण भारत के मित्र से थोड़ा कॉन्फिडेंस में बात कीजिए, वो कहेगा यार ये क्या कर रहे हो तुम अपने साथ, हर जगह तुम जाके वो कर रहे हो। देखिए, भारत, ये इस देश की अखंडता, भारत की अखंडता और एकता हम सबके लिए प्यारी। अखंडता और एकता डंडे से नहीं चलती, एकता और अखंडता चलती है हर व्यक्ति की दुख, तकलीफ, चिंता का ध्यान रखती। ये जो गैर हिंदी भाषी इलाका है उसकी चिंता का ध्यान करना सिर्फ ये उदारता नहीं है, ये कोई सदाशयता नहीं है, ये इस देश को बचाए रखने की शर्त है। याद रखिए, हमसे ज्यादा बड़े देश जिसमें अलग अलग भाषाएं थी वो सब बिखर चुके हैं। सोवियत यूनियन बिखर चुका है, युगोस्लाविया बिखर चुका है, लेकिन हम आज भी कायम। और कायम इसलिए नहीं है कि किसी ने डंडा चलाया, कायम इसलिए है कि हमने हर अलग अलग व्यक्ति की अलग संस्कृति, अलग भाषा का सम्मान किया है।
किसी को इस देश में ये ना महसूस हो कि देखो मौका पाके इन लोगों ने चुनाव में जीतने के लिए मेरी आवाज कम कर दी, मेरा वॉल्यूम डाउन कर दिया। ये देश के लिए अच्छा नहीं। एक सवाल है युगेंद्र जी कि अगर देखिए पहले तो ये चुनाव के पहले जल्दबाजी में करना, पहले ये जब आया था महिला रिजर्वेशन की बात हुई थी, नारी बंधन अधिनियम, तो एक कैलकुलेशन हुआ कि ये सब होते होते 34 के चुनाव तक हो पाएगा। लेकिन अब 29 के चुनाव के पहले ये तैयारी है और विधानसभा चुनाव के पहले ये 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया। लेकिन जैसे अब है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर ये ले रहे हैं तो ये जहां जिसकी आबादी है उसके हिसाब से हिंदी बेल्ट में ज्यादा आबादी बढ़ी है, केरला में या जो जिन राज्यों का जिक्र किया बात। लेकिन अगर मान लीजिए नई जनगणना हो जाती है तब भी ये सवाल तो कायम रहेगा, क्योंकि अगर फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन या अपनी आबादी को नियंत्रित करने में जिन राज्यों ने अति उत्साह में बेहतर काम किया, वहां के नागरिकों की भी भूमिका रही, तो वो तब भी विक्टिमाइज होंगे अगर नई जनगणना आएगी तो भी। ये समझना चाहेंगे उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या कि नई जनगणना आ जाए और उसके बाद परिसीमन हो तो? जी नहीं। नई जनगणना आने से तो असंतुलन और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि सन 2011 और 2026 के बीच केरला की जनसंख्या और कम हुई है, तमिलनाडु की जनसंख्या अनुपात के रूप में कम हुई है और उत्तर भारत की जनसंख्या बढ़ी है। अब इसमें ना कोई उत्तर भारत का कोई श्रेय दिया जाना चाहिए ना उसे दोष दिया जाना चाहिए। दरअसल जनसंख्या बढ़ना घटना ये कोई लोग मन में मिशन लेके नहीं चलते कि मुझे अपने राज्य के सांसदों की संख्या बढ़ानी है इसलिए घर में 5 बच्चे पैदा करो। ये गरीब लोग होते हैं। जनसंख्या का बढ़ना घटना गरीबी के कारण होता है, इसलिए गरीबों को ना तो इसकी सजा मिलनी चाहिए ना ही इस चीज के लिए कोई पुरस्कार मिलना चाहिए, है ना। हमें एक ऐसी आर्थिक स्थिति पैदा करनी चाहिए ताकि जो सबसे कमजोर समाज के लोग हैं उनके वो अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें। और जनसंख्या इसलिए नियंत्रित नहीं करेंगे कि आप उनको फैमिली प्लानिंग के भाषण या उपदेश देंगे, वो अपनी जनसंख्या तब नियंत्रित करेंगे जब उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो। आर्थिक स्थिति जिसकी बेहतर होती है स्वाभाविक रूप से कम बच्चे अपने रखते हैं, है ना। खैर ये तो एक बिल्कुल अलग मामला हुआ। 2026 आने से कोई संतुलन ज्यादा नहीं बढ़ेगा। देखिए इस देश में हमें ये फैसला करना है अजीत भाई, कभी ना कभी करना है कि हम ये जो देश का जो संघीय संतुलन है कैसे बना के रखें। पूरी दुनिया में ये होता है। जैसे अमेरिका में, मैं आपको अमेरिका की मिसाल दूं, अमेरिका की संसद में जो उनकी राज्यसभा है जिसको वो सेनेट बोलते हैं, वो बहुत पावरफुल है। हमारी राज्यसभा जैसी नहीं है। अमेरिका के सबसे बड़े फैसले वहां की राज्यसभा में होते हैं, सेनेट। और पता है वहां सेनेट पे क्या नियम है? वहां के 50 राज्य हैं। वहां का एक कैलिफोर्निया है जो हमारे उत्तर प्रदेश जैसा है, और वहां का रोड्स आइलैंड है जो हमारे गोवा जैसा है। मगर दोनों को केवल 2-2 सीट है। कैलिफोर्निया को भी केवल 2 सीट है और रोड्स आइलैंड को भी 2 सीट है ना। तो ये क्यों किया? क्योंकि वो संघीय संतुलन बनाना चाहते थे कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी आवाज बड़ी होगी तुम्हारी आवाज दबा दी जाएगी। दुनिया के हर संघीय व्यवस्था में कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाता है संतुलन बनाने के लिए, ताकि किसी छोटे को दबाव महसूस ना हो। भारत के संविधान में भी इसकी एक भावना रही है, लेकिन शुरू में जब संविधान बना उस वक्त पार्टीशन की चिंता बहुत ज्यादा थी। तो हमारा एक अलिखित समझौता है कि ना तुम मेरे पे दबाव, ना तुम मेरे पे वर्चस्व रखोगे, ना तुम मेरे पे दादागिरी करोगे, ना मैं तुम पे दादागिरी करूंगा। इस समझौते को अगर हम ये डिलिमिटेशन करते हैं तो इस समझौते की भावना टूटती है। देश के बहुत बड़े हिस्से के लोगों को लगेगा कि यार ये तो हिंदी बोलने वाले हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हैं। उसके बदले में फिर वो क्या बात करना शुरू करेंगे? वो कहेंगे कि देखो हम इतना टैक्स देते हैं, देखो हमारी जीडीपी इतनी है। क्योंकि हकीकत ये है कि पश्चिमी और दक्षिण का जो पूरा भारत है, जैसे मैंने कहा अहमदाबाद से हैदराबाद के बीच में आप लाइन खींच दीजिए, उसके इधर वाला जो भारत है वो संपन्न भारत है और उसके उत्तर का जो भारत है वो विपन्न भारत है। तो फिर ये लोग जिनकी संख्या आपने लोकसभा में कम कर दी, ये पलट के कहेंगे अच्छा फिर हम इतना टैक्स क्यों देते हैं, अच्छा हमारा टैक्स के ऊपर ये क्यों होता है। इसलिए मेरा हमेशा मेरी मान्यता रही है, मेरा एक प्रस्ताव है, मेरा प्रस्ताव है कि उत्तर भारत के हिंदी भाषा भाषी अपनी जनसंख्या की धौंस जमाना बंद कर दें और दक्षिण और पश्चिम भारत वाले अपनी टैक्स और जीडीपी की धौंस जमाना बंद कर दें। एक समझौता हो जाए
कि हम पॉपुलेशन के आधार पे ज्यादा संसद में हिस्सा क्लेम नहीं करेंगे, और तुम जीडीपी ज्यादा होने की वजह से बाकी संसाधनों में ज्यादा हिस्सा क्लेम नहीं करो। ये अगर समझौता हो तो ये हिंदुस्तान को ज्यादा पायदार बनाएगा, दीर्घकाल में हमारा देश ये चलेगा। सैद्धांतिक बातें, आप जानते हैं कि सैद्धांतिक बातें बहुत मुश्किल होती है जहां बहुत बड़ी आबादी को इस तरह के सैद्धांतिक दायरे में कुछ फैसला लेना हो। लेकिन दो सवाल मेरे हैं समझने के लिए। पहला सवाल तो ये कि अगर आप कह रहे हैं कि हिंदी बेल्ट में सीटें ज्यादा बढ़ रही है, यूपी में 80 से आबादी के हिसाब से 138 हो जाएगी, या बिहार में ज्यादा सीटें, या एमपी में, तो आप मान रहे हैं इसकी लाभार्थी बीजेपी हो जाएगी, आप या विपक्ष जिनको अंदेशा है। तो इसका मतलब विपक्ष मान के चल रहा है कि अगर यूपी में 80 से 138 सीटें हो गई, बिहार में 40 से 72 हो गई, राजस्थान में 25 से 47 या एमपी में 29 से 50, तो यहां हमेशा बीजेपी ही लाभार्थी होगी, बीजेपी ही जीतेगी, जनता उन्हीं को पसंद करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली चुनाव बिल्कुल तो नहीं, ईवीएम और वोटिंग से होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि बीजेपी चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश में जीते या हारे, उसकी परफॉर्मेंस तमिलनाडु में बीजेपी की परफॉर्मेंस से बेहतर रहेगी। कम से कम आने वाले 10-15 साल के लिए आप ये कह सकते हैं। तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उसमें आप चाहे तो तेलंगाना और कर्नाटका को भी जोड़ दीजिए, इन सब में बीजेपी हार कर भी ज्यादा वोट लेगी, कम वोट आएंगे उसको। बीजेपी की शानदार परफॉर्मेंस होगी तब भी बीजेपी को कम वोट आएंगे, और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी को हार कर भी ज्यादा वोट मिले। ये इक्वेशन कोई बदलने वाला नहीं है अगले 15-20 साल। तो अगर इन इलाकों को ज्यादा सीटें मिलती हैं तो बीजेपी चाहे जीते या हारे, कुल मिला के बीजेपी नफे में रहेगी इन राज्यों के आधार पर। केवल मैं ये कह रहा हूं। अब दूसरा सवाल कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, होना क्या चाहिए, ये जरा समझें, सॉल्यूशन क्या है, क्या फॉर्मूला? अब मेरा सॉल्यूशन बड़ा साधारण है। नंबर 1, अगर आप महिला आरक्षण करने के बारे में गंभीर हैं, जो होना चाहिए हम सबको, एक लाइन का संशोधन पारित कर दीजिए, कल सुबह पार्लियामेंट में ले आइए। मुझे नहीं लगता विपक्ष विरोध करेगा। कहिए हम आर्टिकल 334 की धारा 1 का जो प्रोविजन था, जो हमने ही गलती से लगाया था 5 साल पहले, हम उसको वापस लेना चाहते हैं। महिला आरक्षण में सेंसस और डिलिमिटेशन की शर्त नहीं रहेगी। महिला आरक्षण को हम जनगणना और परिसीमन से नहीं जोड़ेंगे। जोड़ा हुआ था, ये संविधान से पंक्ति हटा देते हैं, हटा दीजिए। 2029 में 543 की लोकसभा होगी, उसकी हर तीसरी सीट महिलाओं को मिलेगी। इसके लिए किसी परिसीमन की आवश्यकता नहीं है, बड़े आराम से लागू हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर परिसीमन करना है आज या कल, 2029 के बाद ये सब चीजें सोची जा सकती हैं। 800 करने में कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए, वो कीजिए। अगर आपको अब तक ध्यान नहीं था कि आप 2011 के आधार पर कर सकते थे, और अचानक अब इतना ताबड़तोड़ ध्यान आया कि अब आप कह रहे हैं कि नहीं, ये तो अगले हफ्ते ही हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं भाई। जहां आपने 11 साल तक सब्र कर लिया, अब ऐसा कीजिए, 1 साल और सब्र कर लीजिए। 2029 के चुनाव के बाद देश में इस पे राय बने कि भाई लोकसभा का साइज क्या करना है, 800 कर दीजिए। लेकिन आज का जो अनुपात है, उस अनुपात को मत बदलिए। जो अनुपात अलग अलग राज्यों का है, उसी अनुपात में बढ़ोतरी कीजिए। उत्तर प्रदेश में 80 के बजाय 120 हो जाए, बहुत अच्छी चीज है। लगे हाथ केरला की भी 20 की बजाय 30 हो जाए, तमिलनाडु की भी 39 के बजाय 59 हो जाए। इतना होने दीजिए ताकि किसी को यह महसूस ना हो कि भाई उसके ऊपर दबदबा है, उसके ऊपर कुछ नखैती की जा रही है, उसके ऊपर दादागिरी की जा रही है। वो नहीं, इस तरह से चलने दीजिए, देश सुचारू रूप से चलेगा। और बाकी इसके बाद पार्टियों को अपना लड़ना, ये चुनाव लड़िए, जो जीतेगा, जो जनता जिसके साथ, वो सिकंदर। मगर इस सब के चक्कर में आप देश की दीर्घकालिक एकता के ऊपर कुछ दरार मत डालिए। तो ये बताइए, एक और सवाल, उसके बाद एक आखिरी सवाल, एप्रीहेंशन क्या है? एप्रीहेंशन जो आपने जितनी बात बताई, एक तो आपने बताया कि दक्षिण भारत में सीटें कम बढ़ेगी, तुलनात्मक तौर पर देखें हिंदी बेल्ट में, और ये बीजेपी के लिए मुफीद है। यही एक एप्रीहेंशन है या और कोई एप्रीहेंशन है? नहीं, मेरा एप्रीहेंशन सिर्फ ये नहीं है कि इससे बीजेपी को फायदा हो जाएगा। देखिए, कई चीजें होती है जिससे पार्टियों को फायदा होता है, और अगर कोई उचित चीज करने से
किसी पार्टी को फायदा हो, तो अब आप इस पे कैसे एतराज कर सकते हैं? महिलाओं के आरक्षण से, मान लीजिए महिलाओं को आरक्षण करने से बीजेपी को फायदा हो जाए, तो क्या मैं कहूंगा इसलिए महिलाओं का आरक्षण नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। मेरा जो एप्रीहेंशन है वो ये कि जिस भाषा में स्टालिन ने अपनी बात रखी, आप ये कह सकते हैं कि वो जरा ज्यादा उग्र भाषा है। आप ये कह सकते हैं कि चुनाव के 5 दिन बाकी हैं इसलिए वो और ज्यादा उग्र भाषा में बोल रहे हैं। लेकिन मत भूलिए कि स्टालिन ये भाषा इसलिए बोल रहे हैं कि उन्हें पता है कि तमिलनाडु की जनता ये सुनना चाहती है। कल को यही भाषा पंजाब में बोली जाएगी, कल को यही भाषा बंगाल, ममता बनर्जी ऑलरेडी कह रही है कि तो बंगाल को बांटने की साजिश है। आप इस देश के ऐसे संवेदनशील इलाकों में, अगर जिन लोगों ने तमिलनाडु का इतिहास ना पढ़ा हो, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि 1950 में डीएमके क्या कह रही थी, जरा ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए देश किन किन संकट से बाहर निकल के आज यहां पहुंचा है। आप दोबारा देश को उसी संकट में डालना चाहते हैं। आप दोबारा चाहते हैं कि पंजाब के अंदर लोग वो भाषा इस्तेमाल करना शुरू करें जो कि केवल पार्टी, किसी एक पार्टी की विरोधी नहीं, बल्कि एक तरह से केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने वाली भाषा हो। आप चाहते हैं कि बंगाल में ये सब भाषा हो, आप चाहते हैं पूर्वोत्तर के इलाकों में हो। तो मेरा एप्रीहेंशन ये है कि एक चुनाव जीतने के खातिर पूरे देश की दीर्घकालिक जो बहुत कठिन हमारी यूनिटी है, युगोस्लाविया और सोवियत यूनियन का एग्जाम्पल फिर मैं आपको दूंगा। एक जमाने में लगता था जो इतनी शानदार, देखो कितने बड़े इलाके को उन्होंने जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये इस तरह इतने बड़े कुनबे को संभाल के रखना आसान काम नहीं। तो ये थोड़ा क्यों, समझदारी का चूंकि काम आपके पास भी वक्त कम है, मेरे पास 2 सवाल बचे, तो ये क्यों कर रहे हैं मोदी? क्या ये इस तरह से परिसीमन और संविधान संशोधन विधेयक पास, हालांकि उसका हश्र क्या होगा अगला सवाल वो है, इससे क्या उनको फायदा हो जाएगा इसलिए कर रहे हैं? क्यों जल्दबाजी में? जी बिल्कुल, खेल यही है कि आड़ हो महिला आरक्षण की, इसके चक्कर में आप विपक्ष विपक्ष पे दबाव डाला जाए कि देखो महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, और इस चक्कर में विपक्ष से ये प्रस्ताव पारित करवा लिया जाए। आज की तारीख में विपक्ष के पास वीटो है क्योंकि ये संविधान संशोधन का मामला, इस वीटो को विपक्ष जो है वो वापस ले, क्योंकि इस प्रस्ताव में ये लिखा गया है कि आगे से किस जनगणना के आधार पर परिसीमन होगा, ये फैसला अब एक सामान्य कानून से लिया जाएगा, जिसका मतलब है उसके बाद विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं बचे, हथियार नहीं रहे। तो विपक्ष से वो वीटो हटवा दिया जाए, आनन फानन में परिसीमन कर दिया जाए, और जो पिच है, मतलब जो 2029 के मैच की जो पिच है, वो फिर अपनी पसंद से तैयार की जाए। और जो मेरा एप्रीहेंशन है वो ये है कि परिसीमन के बहाने बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़े अनुपात में ये जेरीमेंडरिंग होने वाली है। जेरीमेंडरिंग होता है अपनी मनपसंद की लोकसभा की चुनाव क्षेत्र बनाना, ताकि उससे एक पार्टी का फायदा हो। अब आप कहेंगे बैठे बैठा है तुम्हारे मन में ऐसे विचार क्यों आए? वो इसलिए आए कि मैंने असम का परिसीमन देख लिया है। 2023 में असम में जो हुआ, इतना अभूतपूर्व चीज हुई है, तो हम हिंदी पट्टी वाले देखते नहीं है कि देश के बाकी इलाकों में क्या हो रहा है। अगर आप देखें कि असम में क्या हुआ था तो आप समझ जाएंगे मेरे मन में क्या एप्रीहेंशन। जो असम में किया गया वो पूरे देश में करने की योजना है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री ऐसी बनाई जाएगी जो कि पहले से ही किसी एक पार्टी की जीत को सुनिश्चित कर देगी। ये एप्रीहेंशन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि जल्दबाजी में ना हो। आखिरी सवाल कि संविधान संशोधन विधेयक है, 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और दुर्भाग्य से कहें 2024 के नतीजों के बाद 2/3 बहुमत सदन में नहीं है। तो ठीक है, एक मानसिक दबाव विपक्ष को बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से महिला आरक्षण की आड़ में, ताकि ये कहें तो महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ है। लेकिन क्या इसका हश्र होगा, क्या लगता है? देखिए, सच तो ये है कि 2/3 तो छोड़ दीजिए, सरकार के पास फिलहाल तो मेजोरिटी भी नहीं, 240 सीट। और मैं तो सोच रहा हूं कि तेलुगु देशम क्या मुंह लेके इसका समर्थन करेगी। तेलुगु देशम इस प्रस्ताव का समर्थन करके अपने वोटर के पास कैसे जाएगी कि हम आंध्र प्रदेश की सीटें कम करवा के दिल्ली से आ गए। तो एक बात तो स्पष्ट है मेरे विचार से, ये संविधान संशोधन जो है ये स्वीकार होने वाला नहीं है।
विपक्षी दल और केवल 4 विपक्षी दल अगर इकट्ठे हो जाए तो संविधान संशोधन रुक जाएगा। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, केवल ये 4 पार्टियां अगर एक साथ इकट्ठा होकर इसके विरुद्ध वोट दे दें, केवल एब्सटेन करने से काम नहीं चलेगा, अगर वो इसके विरुद्ध वोट दे दें तो ये संविधान संशोधन रुक जाएगा। और मेरी ऐसी आशा कि कम से कम इस स्वरूप में ये संविधान संशोधन पास ना हो। आप महिलाओं को आरक्षण देते हैं, सीधा एक लाइन का संशोधन कर लीजिए, विपक्ष को उसका समर्थन करना चाहिए, और अगर वो होता है तो बहुत अच्छी खबर। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। दर्शकों को भी बात समझ में आई होगी। अब कल से 3 दिन का विशेष सत्र है, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह सबके भाषण भी होंगे, और जाहिर है घेराबंदी कोशिश ये होगी प्रधानमंत्री की तरफ से कि हम तो देखो 850 सीटें बनाकर और महिलाओं को 33% आरक्षण देना चाहते हैं, विपक्ष वाले तैयार नहीं है। लेकिन क्या विपक्ष इस तरह के दबाव में आकर, ये जो इसके पीछे खेल है जिसका जिक्र योगेंद्र यादव कर रहे हैं, उस दाव में विपक्ष फंसेगा? उम्मीद इसकी कम है। देखते हैं अगले 3 दिन में क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी, नमस्कार।